कहानी की शुरुआत एक लड़ाई से होती है। दरअसल ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों के बीच हो रही थी, जिसमें एक याओ जिन पैलेस का मास्टर था और दूसरे की आइडेंटिटी हमें पता नहीं चलती। वैसे याओ जिन पैलेस का मास्टर इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है, और डीमन होने के बावजूद भी उसने एक इंसान से शादी की है, साथ ही उसका एक लड़का है। मगर अब वो दूसरा व्यक्ति उसे यहाँ नहीं रहने देना चाहता था, इसलिए उन्होंने इस लड़ाई के थ्रू इसका सॉल्यूशन डिसाइड किया। पर अब इस लड़ाई में उस डीमन आदमी जिसका नाम कोंग जुआन था, उसकी डेथ हो जाती है और ये सब उसके बेटे के सामने हो रहा था। इसके बाद अब हम आ जाते हैं सीधे 12 साल बाद, जहाँ हम देखते हैं कि हमारा हीरो होंग जुन अब बड़ा हो चुका है। साथ ही अभी वो अपने फादर के याओ जिन पैलेस में रह रहा है। यहाँ उसे किंग जियोंग लेकर आया था। साथ ही बचपन से अभी तक उसके फादर का रोल यहाँ चोंग मिंग ने निभाया है। दरअसल किंग जियोंग और चोंग मिंग दोनों ही याओ जिन पैलेस के मास्टर हैं। साथ ही होंग जुन भी यहाँ का यंग मास्टर है, क्योंकि उसके फादर भी यहाँ के 3rd मास्टर थे। वैसे ये सभी लोग डीमन क्लैन से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये बुरे डीमन नहीं है। अब इसके बाद हमें ह्यूमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक नकाब पहने आदमी को देखते हैं। ये आदमी एक सीक्रेट टेक्निक के जरिए एक खास इनविटेशन लेटर डीमन वर्ल्ड में भेजता है। दरअसल ह्यूमन वर्ल्ड में एक कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म बनाया जा रहा है, जिसका नाम डीमंस और डेविल्स को खत्म करना है। अब ये लेटर यहाँ याओ जिन पैलेस में आता है। यहाँ इस लेटर को पढ़ने के बाद किंग जियोंग को लगता है कि क्यों न इस कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म के लिए होंग जुन को भेजा जाए, पर अब इसके लिए उन्हें चोंग मिंग से भी बात करने की जरूरत थी। लेकिन अब जब वो चोंग मिंग से इस बारे में पूछते हैं तो चोंग मिंग इस पर साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं होंग जुन को ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं जाने दे सकता। तुम्हें याद नहीं है क्या इसके फादर के साथ वहाँ क्या हुआ था, किस तरह उन्हें मार दिया गया। लेकिन इस पर किंग जियोंग कहते हैं कि धरती पर डीमंस की तादाद बढ़ती जा रही है। मगर इस पर चोंग मिंग उनसे कहते हैं कि ये मत बोलो कि हम भी डीमन ही हैं। दरअसल यहाँ पर वो जिन डीमन को मारने के लिए उस कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म बना रहे हैं, और असल में बहुत बुरे डीमंस हैं जो कि धरती पर अशांति फैला रहे हैं। इसके लिए यह ग्रुप बनाया जा रहा है। साथ ही कुछ टाइम में उन सभी डीमंस का एक किंग सामने आएगा और वो ही पूरे डीमंस पर राज करेगा। साथ ही उसके आने के बाद ह्यूमन भी धरती पर नहीं रह पाएंगे, इसलिए ये ग्रुप के जरिए अभी से ही एक एक कर सभी खतरों को साफ किया जाएगा। पर अब इस पर चोंग मिंग मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि मैंने उसे 12 साल तक पाला है, इसलिए मैं उसे इतने बड़े खतरे में नहीं डालना चाहता। पर अब इस पर किंग जियोंग कहते हैं कि तुम जानते ही हो कि होंग जुन हाफ डीमन है और उसके पास रेनबो लाइट की पावर भी है, इसलिए वो सिर्फ उस डीमन किंग को हरा सकता है। साथ ही होंग जुन ब्लैक ड्रैगन को भी समन कर सकता है। लेकिन इस सब पर भी चोंग मिंग मानने को राजी नहीं थे। तभी वो देखते हैं कि होंग जुन ने उनकी बातें सुन ली है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात का समय था, जहाँ होंग जुन की आंखों में आंसू थे। साथ ही किंग जियोंग उसके पास बैठे थे। अब कुछ देर बाद वो होंग जुन से कहते हैं कि जब तुम छोटे थे तब तो तुम हमेशा मुझसे कहते थे कि तुम्हें अर्थ पर ह्यूमंस के बीच जाना है, लेकिन अब क्या हुआ? अब तो तुम बड़े भी हो चुके हो और तुम्हें मौका भी मिल रहा है, फिर आखिर तुम रो क्यों रहे हो? दरअसल होंग जुन की आंखों में आंसू आने का कारण यही था कि बचपन में ही उसने सब खो दिया था, लेकिन फिर इन दोनों के साथ रहते हुए कभी उसे अकेले होने का पता ही नहीं चला। साथ ही चोंग मिंग के साथ ही उसकी बिल्कुल सन और फादर जैसी बॉन्डिंग बन चुकी है। लेकिन इसके बाद होंग जुन, चोंग मिंग और किंग जियोंग आपस में एक साथ मिलकर इस पर बात करते हैं, जहां पहली बार कहने पर तो होंग जुन रोते हुए साफ मना कर देता है, पर फिर किंग जियोंग उससे उसके फादर की बातें बताना चालू करते हैं। वो बस होंग जुन को समझा रहे थे कि क्या वो ह्यूमंस के बीच जाकर अपने फादर के कातिल का पता नहीं लगाना चाहता। साथ ही वो कहते हैं कि क्या तुम अपने फादर की मौत का बदला नहीं लोगे होंग जुन? अब बस इस बात में होंग जुन मान जाता है। इसके बाद ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर उसे 3 काम करने थे। पहला काम तो ये था कि उसे अपने फादर के कातिल का पता लगाना है, लेकिन इस पर होंग जुन पूछता है कि बिना किसी इन्फॉर्मेशन के मैं इस कातिल को कैसे ढूंढूंगा। मगर अब इस पर किंग जियोंग कहते हैं कि वो सब तुम्हें खुद ही करना होगा। इसके बाद अब उसे दूसरा काम दिया जाता है कि जिस कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म ग्रुप में वो जा रहा है, उसे वहाँ उनकी सभी बातें मानते चलना है। इससे होंग जुन को ह्यूमंस के बीच रहते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही उससे वो ये भी कहते हैं कि यहाँ से धरती पर उसे सीधे चैंग सिटी जाना है और वहाँ के सभी डीमंस को खत्म करना है। इसके बाद उसे एक लाइटनिंग बॉल दी जाती है। साथ ही किंग जियोंग उसे बताते हैं कि ये बॉल उनके डार्क सिटासेल नाम की जॉक के किंग ने दी है, और अब होंग जुन को ये बॉल चेन शी या फिर उसके किसी भी वंशज तक पहुँचानी है, और जब वो उनमें से किसी को ढूंढ लेगा तो उसके पास जाकर उसे ये बॉल तोड़ देनी है। इसे इस बॉल में से एक लाइट निकलेगी और उस सामने वाले के अंदर चली जाएगी, जिसके बाद होंग जुन उस लड़के से दोस्ती भी कर सकता है, क्योंकि वही लड़का आज चलकर होंग जुन की मदद करेगा। इसके बाद अब उसे 3 काम बता दिए गए थे। साथ ही अब उसे निकलना था, मगर जब वो उस पैलेस से निकल रहा था तभी चोंग मिंग को वही सीन दिखता है जब इसी तरह कोंग जुआन भी याओ जिन पैलेस से ह्यूमन वर्ल्ड के लिए निकला था।
अब फिर जब होंगजुन ह्यूमन वर्ल्ड के लिए निकल रहा था तो तब जिलोंग उसका रास्ता रोकता है। दरअसल जिलोंग एक कॉर्प डीमन है, मगर न जाने कैसे वो बहुत कोशिश के बाद भी कभी ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पाया। इसलिए अब होंगजुन ने उसे अपना दोस्त बना लिया और अब वो एक साथ ही रहा करते हैं। तो अब जिलोंग वहाँ आता है और होंगजुन से पूछता है कि तुम वहाँ अकेले जा तो रहे हो, और क्या तुम्हें वहाँ की करेंसी के बारे में या फिर इंसानों से बात करने के बारे में कुछ पता भी है, जिस पर होंगजुन मना करता है। इसलिए अब जिलोंग भी उसके साथ ह्यूमन वर्ल्ड में जाता है। अगले सीन में वो दोनों ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच चुके थे। वैसे यहाँ अभी मौसम थोड़ा खराब चल रहा था, लेकिन तभी सामने उन्हें एक गांव मिल जाता है। अब जिलोंग को भूख भी लग रही थी तो वो दोनों सीधे उस गांव में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कहीं कोई भी आदमी दिख नहीं रहा था। तभी होंगजुन देखता है कि पास ही ह्यूमन ब्लड के निशान है। अब इससे वो समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर तभी एक बड़ा सा डीमन उन पर हमला कर देता है, लेकिन होंगजुन उस अटैक से बच जाता है। इसके बाद अब डीमन जमीन के थ्रू होंगजुन पर अटैक करता है, लेकिन अब यहाँ भी होंगजुन उसके अटैक से बचकर उसी पर अपना अटैक कर देता है। वैसे यहाँ होंगजुन ने अपना वेपन भी निकाल लिया था। इसके बाद हमें होंगजुन के कई और पावरफुल अटैक्स देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि वो डीमन भी इन अटैक्स को सह नहीं पा रहा था। उसे भी बहुत चोट आ चुकी थी, इसलिए वो तुरंत ही यहाँ से निकलना सही समझता है, मगर अब हमारा हीरो भी उसका पीछा कर रहा था। इसके बाद अब वो डीमन भागते भागते सीधा चैंग सिटी पहुँच जाता है। साथ ही हमारा हीरो भी वहाँ पहुँच चुका था। इसके बाद वो दोनों ही सिटी के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि डीमन ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकते हैं, इस कारण वहाँ के सैनिक होंगजुन को भी डीमन समझकर उसका पीछा करने लगते थे। अब होंगजुन रुकता है और उन्हें समझाता है कि देखो भाई, मैं कोई डीमन नहीं हूँ। लेकिन उन लोगों को होंगजुन पर भरोसा नहीं था। वैसे असलियत में तो होंगजुन सच में एक डीमन ही है। अब तभी वहाँ इस कहानी के एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री होती है। इस कैरेक्टर का नाम ली जिंगलोंग है और इसे आप कहानी का सेकंड मेन कैरेक्टर मान सकते हो। अब जिंगलोंग को वहाँ आने पर वो सीधा अपनी तलवार लेकर होंगजुन पर हमला कर देता है। अब वैसे तो होंगजुन पीछे होकर बच गया था, पर इससे वो लाइटनिंग बॉल टूट जाती है जो उसे चेन शी को देनी थी। इसके बाद उस बॉल में से एक लाइट निकलती है, जिससे जिंगलोंग वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब होंगजुन को समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। साथ ही उसके पीछे अभी बहुत से सैनिक पड़े हुए थे, इसलिए वो तुरंत जिंगलोंग को अपने साथ उठाकर ले जाता है। इसके बाद जब वो छुप रहा था तभी उसे एक मस्त बड़ा सा मकान दिखता है, इसलिए अब वो वहीं छिपने का डिसाइड करता है और सीधा ही वहां चला जाता है। इसके बाद उसे जिंगलोंग के पास से एक बैच मिलता है। इस बैच से उसे पता चलता है कि जिंगलोंग तियानवू आर्मी का हिस्सा है, लेकिन यह बैच होंगजुन के किसी काम का नहीं था, इसलिए वो उस बैच को पास में ही फेंक देता है। उसके बाद अब उसे वह लाइट वापस चाहिए थी, मगर इसका कोई रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा था। तो अब वो कहता है कि क्यों ना हम इसका सरनेम चेंज कर दे। अब उसकी बात सुनकर जिलोंग तुरंत उसे मारता है और कहता है कि तुम बिल्कुल पागलों जैसी बात कर रहे हो। लेकिन फिर वही कहने लगता है कि क्यों ना हम इसे मार ही दे, शायद इसके अंदर से वो लाइट वापस बाहर आ जाए। मगर अब होंगजुन इस पर साफ मना कर देता है, कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमारी ही गलती थी। अब इंतजार करने के अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं बचा था, इसलिए वो वहीं लिंगलोंग के पास वापस होश में आने का इंतजार करने लगते हैं। अब इंतजार करते करते बहुत देर हो चुकी थी, साथ ही बाहर का मौसम भी ठीक हो चुका था, इसलिए अब होंगजुन अपनी पावर से जिंगलोंग को वापस होश में लाने की कोशिश करता है। साथ ही उसकी यह कोशिश रंग भी लाती है। कुछ ही देर में जिंगलोंग फिर से होश में आ गया था, लेकिन अब उसने होश में आकर तुरंत होंगजुन को पकड़ लिया था। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट हाउस में है। मगर तभी कुछ सैनिकों के आने की आवाज आती है। यह देखकर होंगजुन तुरंत वहां से भाग जाता है। साथ ही सैनिकों के अंदर आने से पहले ही लिंगलोंग भी वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो भी उसी आर्मी का हिस्सा था, इसलिए ऐसी जगह पर होना उसके इम्प्रेशन को खराब कर सकता था। मगर अब यहाँ उन सैनिकों को वो बैच मिल जाता है जिस पर जिंगलोंग नाम लिखा हुआ था। और यहाँ बाहर जब जिंगलोंग वहाँ से निकलकर घर के ऊपर से भागते हुए जा रहा था, तभी वह फिसलकर नीचे गिर पड़ता है। इससे सभी लोग उसे देख लेते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद हमें नकाब में एक लेडी दिखाई जाती है। उस लेडी के हाथ में वही वेपन था जो होंगजुन ने इस डीमन पर यूज किया था। इसके बाद वो लेडी उस वेपन के ऑनर मतलब कि होंगजुन का पता लगाने अपने एक आदमी को भेजती है। अब दूसरी तरफ हमारा हीरो किंगडम के अंदर घूम रहा था। वहाँ वो कई सारी चीजें देखता है, उसे वहाँ कई सारी खाने की चीजें मिलती हैं और साथ ही कई करतब करते लोग भी, जिसमें से एक व्यक्ति तो कमाल के करतब दिखा रहा था। साथ ही वो ऐसा पैसे के लिए कर रहा था। अब यहाँ हमारे हीरो उसे पैसे के बदले अपने डीमन पैलेस में पाए जाने वाले कुछ खास क्रिस्टल दे देता है। ये क्रिस्टल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महंगे बिकते हैं, इस कारण सभी लोग उनके लिए मारामारी करने लगते हैं। इसी बीच वहाँ पर कुछ गार्ड्स भी आ जाते हैं उन्हें लड़ने से रोकने के लिए। तभी जिलोंग सामने आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, जिस कारण होंगजुन को वहाँ से निकलना पड़ता है। अब अगले सीन में हम जिंगलोंग को देखते हैं, जो कि अभी बहुत उदास था। साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि पिछले इंसिडेंट के बाद से उसकी बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी थी। वैसे इस वक्त वो अपने कजन ब्रदर के वहाँ था। यहाँ पर उसके कजन ब्रदर उसे लकड़ी से मार रहे थे।
दरअसल वो इस बात से बहुत गुस्सा थे कि जब बाकी साथी सोल्जर्स काम में लगे थे तब वो ऐसी जगह पर जाने की सोच भी कैसे सकता है। वैसे जिंगलोंग उन्हें समझाने की कोशिश जरूर करता है कि उसने एक डीमन को वहाँ जाते देखा था, इसलिए वो उस जगह पर पहुंचा, लेकिन अभी भी उसके कजन ब्रदर को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इसके बाद वो जिंगलोंग को एक बार फिर पीठ पर मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब ये बात वहाँ के किंग तक पहुँच चुकी थी। अब वैसे तो वो जिंगलोंग को इस चीज की बड़ी सजा दे सकते थे, लेकिन तभी एक लेडी यांग युआन उनसे कहती है कि जिंगलोंग ने कोई बड़ी गलती नहीं की है, और वैसे भी वो कह रहा था कि उसने एक डीमन को देखा है, तो हो सकता है कि वो सच कह रहा हो, इसलिए आपको उसे एक मौका तो देना ही चाहिए। इसके बाद अब किंग उसकी बात मान लेते हैं, इसलिए अब वो जिंगलोंग को कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म का चीफ इंचार्ज बना देते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि मैसेज लेकर जिंगलोंग के कजन ब्रदर और खुद जिंगलोंग साथ में उसी कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म की तरफ जा रहे थे। अब रास्ते में ही जिंगलोंग को उसके ब्रदर फेंग चैंग किंग कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म के बारे में बताते हैं। साथ ही अभी भी वो जिंगलोंग से पिछले इंसिडेंट को लेकर बहुत गुस्सा है, पर अब जिंगलोंग उससे कहता है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत जल्द अपनी सच्चाई साबित कर दूंगा। दूसरी तरफ हमारा हीरो अभी भी मस्त सिटी में एक घर से दूसरे घर पर छलांग लगाते हुए घूम रहा था। तभी वो एक घर की छत से नीचे गिर जाता है। वैसे ये छत वही कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म की छत थी। इसके बाद के एपिसोड्स हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल।